गाज़ियाबाद में हूँ और डॉक्टर साहब आज मुझे चाय पिला रहे हैं। चाय पे इन पे बात करूँगा डॉक्टर साहब से आज मैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी शो में। बात करेंगे क्योंकि चाय पी रहा हूँ तो चाय मेरे गले से होकर यहाँ जा रही है। गले पे बात करेंगे आज डॉक्टर साहब से और समझेंगे कि गले से क्या-क्या बीमारियाँ होती हैं और एक बीमारी और होती है गले में थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड भी हो जाता है डॉक्टर साहब। थायराइड यहाँ पर एक ग्लैंड होती है वो कभी-कभी ऑपरेट करनी पड़ती है और बाहर निकालनी पड़ती है। इसके साथ-साथ एक और बीमारी जो सबसे ज़्यादा आ रही है, वो है कैंसर। तो क्या गले में भी कैंसर होता है या हम थायराइड के ऑपरेशन के बाद ग्लैंड को निकालने के बाद भी क्या कैंसर की संभावना हो सकती है? वो चाय पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब के साथ में। चाय पीते-पीते बात करते हैं, थोड़ा-सा माहौल अच्छा रहता है। डॉक्टर साहब, चाहे बच्चा हो या टीनेज हो या यंग हो या फिर बूढ़ा हो, गले के कैंसर को लेकर और जो थायराइड के ऑपरेशन के बाद जो कैंसर की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास में भी और आपने भी कुछ ऑपरेशन किए हैं इस तरह के, तो पूरा सब्जेक्ट यही है, इसमें चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं आप ये कैंसर को और ये थायराइड, ये जो गले में जो थायराइड होता है इसको लेकर? जो ये हमारा हेड नेक कैंसर है, जो थ्रोट कैंसर्स हैं, जब हम अपनी पीजी कर रहे थे तब 1 महीने में 1 केस हमें देखने को मिलता था। आज हम 1 दिन में ओपीडी में 5 केस देखते हैं, तो इसी से ये पता लगता है कि कैंसर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब इस जो कैंसर आपने पूछा है, जो थायरॉइड का कैंसर है, वो भी आजकल बड़ा कॉमन हुआ है। ये गांठ जो बनती है थायरॉइड की हमारे गले में, अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और हमें खाना खाने में परेशानी है, हमें कोई सांस लेने में दिक्कत है, जब हम सीधे लेटते हैं तो इमीडिएटली हमें अपने फिजिशियन को मिलना चाहिए और उस गांठ की जांच करानी चाहिए। तो उस गांठ की जांच हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा होती है और एक उसमें से पानी निकाल के होती है। जी। तो अगर हमें सांस में दिक्कत है या हमें खाने में दिक्कत है तो तब पानी निकालने के बजाय अल्ट्रासाउंड वाला अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम उसमें सुई डाल के पानी निकालेंगे तो वो और ज़्यादा फैल जाती है और सांस में दिक्कत कर सकती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें ये पता लग जाता है कि वो गांठ कैसी है, वो साधारण गांठ है या वो कैंसरस भी हो सकती है। तो अगर उसके बारे में हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है, कुछ और जांचें करने के बाद हो सकता है कि उस थायरॉइड ग्रंथि को हमें पूरा निकालना पड़े और पूरा निकालने के बाद जो आसपास के लिम्फ नोड हैं उनको भी निकालना पड़ता है और उनको निकालने के बाद फिर आयोडीन थेरेपी या बहुत सारी ऐसी थेरेपी हैं जो थायरॉइड कैंसर में दी जाती हैं। अब इसमें जो मेन बात है थायरॉइड कैंसर में, वो ये है, जो जानकारी हमें देनी है अपने दर्शकों को, वो ये देना है कि अगर हमें थायरॉइड है तो हम अपने डॉक्टर से मिलें और उसके बारे में बात करें कि क्या ये जो थायरॉइड है ये कैंसर बन सकता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमें कैंसर के इनिशियल लक्षण क्या मिलेंगे? इनिशियल लक्षण मिलेंगे कि गांठ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी होगी और हमें खाने में दिक्कत आएगी, हमें पीने में दिक्कत आएगी और हमारी आवाज़ भर्राने लगेगी। ठीक है। आवाज़ क्यों भर्राने लगेगी? क्योंकि बोलने वाली जो नस है वो थायरॉइड के पास से निकल के आती है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि जो ये गांठ है वो कहीं कैंसरस तो नहीं है, हम कैंसर से डील तो नहीं कर रहे हैं। जी। ये तो रहा आपने जो लक्षण बताए इसके और आपने इसके रीज़न्स बताए। किस तरह के लोगों में इस तरह की संभावनाएँ आप देखते हैं? सभी की किसी भी उम्र में हो सकता है या फिर कुछ अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं? मैं थोड़ा अलग-अलग कैटेगरीज़ में समझना चाहता हूँ। लोगों को लगता है शायद यंग लोगों में नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता, कैसे-कैसे होता है ये? ये जो अधिकतर होता है वो यंग फीमेल्स में होता है और जो ये जो एंटिटी है, इसको पहले हम घेंगा बोलते थे, जो आयोडाइज़ साल्ट होता है, अगर वो नहीं लेते हैं, आयोडीन की कमी होती है तो उससे बन जाता है। लेकिन जो कैंसर आज की तारीख में बन रहे हैं वो हर जगह का, शरीर में कहीं भी कैंसर बन रहा है, उसका जो मेन रीज़न निकल के आ रहा है वो हमारा खान-पान आ रहा है, हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आ रहा है। उसी की वजह से ये जो हमें हर तरह के कैंसर मिल रहे हैं, उनका मेन रीज़न वही है।
नहीं, जैसे गले के कैंसर की बात करें, थायराइड कैंसर की बात करें, तो क्या इसके लिए भी खान-पान और एनवायरनमेंट है? दूसरा आपने एक ज़िक्र किया, महिलाओं में ज़्यादा ये देखने के लिए मिल रहा है, यंग लेडीज़ में। इसकी क्या वजह है? यंग लेडीज़ में ज़्यादा क्यों हो रहा है ये? उनमें जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो लेडीज़ हैं, उनमें हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होते हैं और जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, थायराइड हार्मोन भी उनसे मिलता-जुलता है या उन पे असर पड़ता है, उसकी ऊँच-नीच हो जाती है, तो उसकी वजह से इस तरह के चेंजेज़ महिलाओं में ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। क्या इसके लिए टेंशन भी ज़िम्मेदार है, डिप्रेशन, टेंशन जिसे हम कहते हैं? वो देखिए जो भी ये इस तरह की बीमारी है उसमें स्ट्रेस भी इसलिए ज़िम्मेदार है कि स्ट्रेस का डायरेक्ट लिंक हमारी जो इम्यूनिटी है उससे होता है। अगर स्ट्रेस होगा तो हमारी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ेगा और इम्यूनिटी पे जब हमारी फ़र्क पड़ता है तो हमारी जो किसी भी बीमारी को हमें फ़ाइट करना है वो इम्यूनिटी के ज़रिए हम फ़ाइट कर पाते हैं। तो अगर हम इम्यूनिटी हमारा कम रहेगा तो किसी भी बीमारी को फ़ाइट करने की क्षमता कम होगी। स्ट्रेस से ये तो डेफ़िनिट है कि इम्यूनिटी कम होती है और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जी। तो अभी गले के कैंसर की जैसे हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो किस स्टेज में जाकर लगता है कि अब इसका इलाज संभव नहीं है? जैसे कैंसर सुनते हैं ना 4 स्टेज होती हैं, तो गले के कैंसर में भी 4 स्टेज होती हैं या कुछ और अलग होता है? जी, वही 4 स्टेज होती हैं। हम सबसे पहले तो अपने दर्शकों को ये बता दें कि अगर हम धूम्रपान करते हैं, अगर हम अल्कोहल लेते हैं, अगर हम स्पाइसी फूड्स खाते हैं, अगर हमारे दाँत में डेंटल कैरीज़ हैं और शार्प टीथ हैं, जो हमारी जीभ को बार-बार टच करते रहते हैं या कोई ऐसा लग रहा है कि हमारे मुँह में कोई सफ़ेद दाग बना है या कोई लाल दाग बना है या कोई ऐसा छाला है जो 1 महीने से हील नहीं हो रहा है दवाई लेके या हमें खाने-पीने में परेशानी हो रही है, हमें साँस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारी आवाज़ भर्रा रही है। तो इन चीज़ों को अगर कोई भी हमारा दर्शक देखता है, तो वो डेफ़िनिटली अपने फ़िज़िशियन के पास जाए और इस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करे कि क्या ये हमारे मुँह और गले के कैंसर के इनिशियल सिम्पटम्स तो नहीं है। इसमें जो अभी मैंने बताए ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन कैंसर्स को स्टिमुलेट करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ़ ऑपरेशन ही इलाज है या दवाइयों से भी ये ठीक हो सकता है? जो हमारे फर्स्ट स्टेज से तीसरी स्टेज वाले कैंसर जो होते हैं उनमें ऑपरेशन और उसके साथ कीमोथेरेपी आजकल ये कैंसर को ट्रीट करना बहुत आसान काम है। ऐसा नहीं है कि कैंसर जो पहले थी बात कि वो क्यूरेबल है। हाँ, कि आजकल क्यूरेबल है। उसमें हम ऑपरेशन करते हैं एक मार्जिन लेके और उसके साथ उसकी सिकाई करते हैं और जो कीमोथेरेपी है वो देते हैं, तो उससे ठीक होने की संभावना 8 से 10 साल के लिए काफ़ी अच्छी हो जाती है, पर उसको रेगुलरली हमें उसको चेक करना है। लेकिन जो 4th स्टेज वाले कैंसर हैं, 4th स्टेज मतलब जो अगर मुँह पे कैंसर है तो गले में गाँठें बन गई या और हड्डियों में फैल गया, तो ऐसे जो कैंसर होते हैं उसमें हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट है ये पेन को कम करने के लिए हम देते हैं और उस कैंसर का जो बहुत तेज़ी से फैलना है, उसको तेज़ी से फैलने के बजाय उसको धीमी गति से फैलने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। आजकल जो रिसेंट ट्रेंड है, वो ये है कि एक तरह की इम्यूनोथेरेपी आई है, जो इम्यूनोथेरेपी वो 4th स्टेज वाले कैंसर को भी कंट्रोल करती है और जो कैंसर का पेशेंट है, उसको ये मौका देती है कि वो 5-6 साल अपने परिवार के साथ काट ले। बहुत-बहुत अच्छी बात आपने बताई। बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर साहब आपने चाय पीते-पीते हमें। आपने कहा कि कैंसर क्यूरेबल है, इसका इलाज संभव है, इससे घबराइए मत, इससे डरिए मत, इससे भागिए भी मत। तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए और डिस्कस कीजिए और इलाज शुरू कर दीजिए, तो आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको अपना लाइफ़स्टाइल भी बदलना पड़ेगा। ये वो वक़्त है जो आपको समझा रहा है कोविड के बाद का कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लेना चाहिए। अन्यथा जैसे कोविड एक महामारी के रूप में आपके सामने खड़ा था, ऐसे ही आपके सामने ये कैंसर भी एक महामारी का रूप ले लेगा। इसलिए यदि आप अपना जीवन बचाना चाहते हैं या अपने परिवार का जीवन बचाना चाहते हैं या अपने दोस्तों का जीवन बचाना चाहते हैं, तो आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना ही होगा।
अन्यथा जिंदगी आपकी खतरे में पड़ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी।